सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 सिविक्स का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है पॉलिटिकल पार्टी। बड़ा ही शानदार जानदार जबरदस्त चैप्टर है जिसका नाम है पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल। इस चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बोर्ड के हिसाब से बन जाते हैं, तो अगर बात करें, एक नजर डालें उन सभी कंटेंट की जो इस पूरे चैप्टर में देखने को मिलते हैं, तो पहले सबसे पहले इंट्रोडक्शन, इसके बाद व्हाई डोमिनेट पॉलिटिकल पार्टीज एंड मीनिंग, फंक्शन एंड नेसेसिटी। यहां से आपका एक क्वेश्चन बनना तय है। साथ ही साथ हाउ मेनी पार्टी शुड वी हैव, जिसमें कि वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम और मल्टी पार्टी सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नेशनल और स्टेट पार्टी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे। साथ ही साथ एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, क्या क्या चैलेंजेस एक पॉलिटिकल पार्टी को फेस करती है, या क्या क्या चैलेंजेस एक पॉलिटिकल पार्टी फेस करती है, और पार्टीज में कैसे रिफॉर्म्स को हम कर सकते हैं। इन सभी कंटेंट के इर्द गिर्द ही हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट रन करेगा और इसके सभी एस्पेक्ट को हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें कि पॉलिटिकल पार्टी होती क्या है, तो एक छोटा सा ओवरव्यू बता दें कि अगर आज से 100 साल पहले की कंडीशन को देखा जाए ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो कुछ ही ऐसे देश थे जहां पे पॉलिटिकल पार्टी का एग्जिस्टेंस था। लेकिन वर्तमान में अगर ऐसा कोई देश आप खोजने लगे तो शायद ही कोई ऐसा देश मिले जहां पे पॉलिटिकल पार्टी का सिस्टम देखने को न मिले आपको। इसका मतलब इसका जो ओमनी प्रेजेंस है बड़ा ही शानदार है। तो कुछ तो वजह रही होगी कि पॉलिटिकल पार्टी को हर देश ने या डेमोक्रेसी को हर देश ने एडॉप्ट करा है। साथ ही साथ इसकी एक विशेषता है कि अगर गांव दूर दराज रिमोट एरिया में भी चली जाएं तो वहां पे एक व्यक्ति से किसी गवर्नमेंट के फंक्शनिंग के बारे में, गवर्नमेंट बॉडी के बारे में, लेजिस्लेचर के बारे में, एग्जीक्यूटिव के बारे में, जुडिशियरी के बारे में बात करें तो शायद वो असमर्थ हो इस बातों को बताने में। लेकिन अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में उससे अगर चर्चा की जाए तो बिल्कुल लगभग 95% गारंटी दी जा सकती है कि वो व्यक्ति उस पार्टी के बारे में या किसी भी विशेष पार्टी के बारे में जानकारी आपको दे सकता है, चाहे उसकी राय उसकी प्रति जो है गलत हो चाहे सही हो। इसका मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी इज द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी है। और सबसे पहले अगर हम बात करें इसमें, तो ये कहा भी जा रहा है कि पॉलिटिकल पार्टी आर नेसेसरी आर इजिली वन ऑफ द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन इन डेमोक्रेसी। यानी एक डेमोक्रेसी में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली अगर कोई संस्था है तो वो है पॉलिटिकल पार्टी। और यही से उसकी डेफिनेशन बनती है कि पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। यानी पॉलिटिकल पार्टी क्या है? अ ग्रुप ऑफ पीपल है जो साथ आते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, जीतते हैं, हारते हैं, तमाम चीजें करते हैं और देश को चलाते हैं। यानी कि पॉलिटिकल पार्टी क्या है? इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन और पावर को होल्ड करते हैं, गवर्नमेंट को चलाते हैं। यानी कि गवर्नमेंट को फंक्शन कराने के लिए सबसे शानदार मैकेनिज्म और जो होता है वो होता है पॉलिटिकल पार्टी। और पॉलिटिकल पार्टी की बात करें मेजर कंपोनेंट की, तो वो मेजर 3 कंपोनेंट होते हैं। वो पहला सबसे कि द लीडर्स, द एक्टिव मेंबर्स एंड द फॉलोअर्स। लीडर्स कौन होते हैं? लीडर्स एट द टॉप होते हैं जो पूरी पार्टी का नेतृत्व करते हैं। और एक्टिव मेंबर किसको हम पार्टी कार्यकर्ता के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ फॉलोअर्स मतलब किसी एक पार्टी की आइडियोलॉजी से, उसकी कार्य व्यवस्था से या उस पार्टी के इन्फ्लुएंस से अगर कोई व्यक्ति प्रभावित है, उस पार्टी को फॉलो कर रहा है, तो उसको हम उस पार्टी के लिए उसका फॉलोअर बोल सकते हैं। यानी कि हमने देखा कि पॉलिटिकल पार्टी इज द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी है। दूसरी चीज कि पार्टी की डेफिनेशन क्या होती है कि पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। एंड कंपोनेंट की बात करें तो 3 मेजर कंपोनेंट होते हैं पॉलिटिकल पार्टी के लिए, द लीडर, द एक्टिव मेंबर एंड द फॉलोअर्स। इसके बाद स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एस्पेक्ट की कि पॉलिटिकल पार्टी के कार्य क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, किन किन फंक्शंस को एक पॉलिटिकल पार्टी परफॉर्म करती है। तो सबसे पहले अगर बात करें कि पार्टीज का फंक्शन होता है, तो पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शन। पार्टी जो है, पार्टी ही वो चीज है, वो मैकेनिज्म है जो कि इलेक्शंस में हिस्सा लेता है। पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम एंड वोटर्स चूज फ्रॉम देम। पार्टी ही वो चीज है जो अलग अलग पॉलिसीज, अलग अलग फ्रेमवर्क के साथ उतरती है मार्केट में, यानी कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में उतरती है, और वोटर्स को जो अच्छा लगता है, जिसको सिलेक्ट करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करते हैं, गवर्नमेंट में उसको बैठाते हैं। यानी पार्टी अलग अलग डिफरेंट पॉलिसीज और प्रोग्राम को रखती है और वोटर्स उन्हीं में से, तमाम पार्टियों में से किसी एक पार्टी को चूज करते हैं। पार्टीज प्ले डिसीजन रोल इन मेकिंग ऑफ आवर कंट्री, क्योंकि हम जानते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी के जीते हुए एमपी और एमएलए ही बैठते हैं गवर्नमेंट की बॉडी में और वहां से कानून का निर्माण होता है। जैसे कि एमपी जो बनते हैं लेजिस्लेचर में बैठते हैं, जो एमपीज होते हैं वो आपके संसद भवन में बैठते हैं, क्या संसद पार्लियामेंट में बैठते हैं, कानून का निर्माण करते हैं और जिससे कानून की व्यवस्था को चलाते हैं। यानी कि कानून निर्माण में भी पॉलिटिकल पार्टी का एक अहम भूमिका होता है। इसके बाद बात करें पार्टीज फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट। भाई ये तो आपको पता ही है, पार्टीज जो है गवर्नमेंट बनाती है, गवर्नमेंट चलाती है। एंड दोज पार्टी दैट लूज इन द इलेक्शन दैट प्ले द रोल ऑफ अपोजिशन टू द पार्टी इन द पावर। जो पार्टी जीत गई सरकार बना दी, जो पार्टी हार गई वो पार्टी जीती हुई पार्टी के लिए अपोजिशन का रोल अदा करती है, यानी विरोधी पार्टी जिसको हम बोलते हैं। और वो एक
मजबूत डेमोक्रेसी में एक मजबूत विपक्ष का होना बहुत ही शानदार वाक्य हमको अपने प्रमुख नेताओं की तरफ सुनने को मिला है कि एक मजबूत, अगर कहीं डेमोक्रेसी में स्ट्रेंथ देखनी है तो वहाँ के मजबूत विपक्ष को देखिए, क्योंकि अगर देश में मजबूत विपक्ष नहीं है तो उस देश की जो व्यवस्था है बिल्कुल डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ सकती है, क्योंकि वो अपोजिशन ही होता है जो उस पार्टी के द्वारा, रूलिंग पार्टी के द्वारा की जाने वाली हर एक्टिविटी को क्रिटिसाइज करता है या किसी भी गलत कार्य को, गलत चीज़ों को रखता है सामने, कि जिससे कि कोई भी गलत एक्टिविटी वो पार्टी न कर पाए। अर्थात जो पार्टी हार जाती है वो रोल ऑफ अपोजिशन का काम करती है, जो पार्टी जीती हुई है उसके लिए अपोजिशन का रोल अदा करती है। पार्टीज जो है अपने डिफरेंट पॉलिसीज, अपने प्रोग्राम के द्वारा लोगों के ओपिनियन को भी सेव कर देती है, यानी पार्टी सेव पब्लिक ओपिनियन, और पार्टी ही वो चीज होती है जो प्रोवाइड कराती है लोगों का एक्सेस किसका, टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स इंप्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट। क्योंकि हम जानते हैं, वी नो वेरी वेल दैट, कि हमको अगर एक किसी भी एग्जीक्यूटिव से मिलना है, लेजिस्लेटिव से मिलना है, क्या बोल सकते हैं, जुडिशरी, गवर्नमेंट की ऐसे किसी आर्गन से मिलना है तो हम नहीं मिल सकते सीधे, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी एक ऐसी चीज होती है जिससे हर व्यक्ति सीधे मिल सकता है। दूसरी चीज कि अगर एक छोटी सी बाउंडिंग की बात करें, ये बीच में गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफिसर से हम सीधे डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी और ये मान लीजिए जनता, ये पीपल हैं, किसी देश के नागरिक हैं और ये गवर्नमेंट है, यहाँ से इनका एक्सेस यहाँ तक कराना है तो उसके बीच में ब्रिज का काम एक पॉलिटिकल पार्टी ही करती है, जो लोगों का, जनता का सरकार से, सरकार का जनता से कनेक्शन कराती है, क्या बोल सकते हैं, इंटरकनेक्शन कराती है, चाहे वो किसी भी मुद्दे को, जैसे किसी भी मुद्दे को, जैसे किसी प्रकार की गवर्नमेंट की मशीनरी हो, उसकी वेलफेयर स्कीम हो जो उसके द्वारा इंप्लीमेंट हो रही है, उन सभी चीज़ों का एक्सेस लोगों तक कराती है। यानी पार्टी एक ब्रिज की तरह काम करती है लोगों का गवर्नमेंट तक एक्सेस कराने में, या गवर्नमेंट के किसी भी पॉलिसीज, प्रोग्राम, स्कीम का लोगों तक पहुँचाने में एक पॉलिटिकल पार्टी अहम भूमिका निभाती है। यानी कि पार्टी जो क्या करती है, एक्सेस दिलवाती है, यानी लोगों को सरकार से या सरकार को लोगों तक जोड़ने का एक प्रमुख कार्य कौन करती है, एक पॉलिटिकल पार्टी ही करती है। ये हो गए प्रमुख 7 फंक्शंस एक पॉलिटिकल पार्टी जो परफॉर्म करती है। अब अगर नेक्स्ट एस्पेक्ट की बात करें जिसका नाम है नेसेसिटी, जिसको हम बोल सकते हैं व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टी। कंटेंट आपने कई बार पढ़ा होगा, पिछले सेशन पे भी आपने देखा होगा, इसलिए टू द पॉइंट और थोड़ा सा एक रिकैप्चुलेशन मोड में हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें आप कंटेंट को केवल सुनते जाइए, सारे पॉइंट आपको क्लियर होते चले जाएंगे। तो पार्टीज के बारे में हमने देख लिया, एक पॉलिटिकल पार्टी होती क्या है, उसकी पहले हमने पढ़ा कि मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन होता है, उसके डेफिनेशन देख लिया, उसके कंपोनेंट को देख लिया, द लीडर, द फॉलोअर्स, द एक्टिव मेंबर, एंड द लास्ट नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा कि एक पॉलिटिकल पार्टी क्या क्या फंक्शंस को परफॉर्म करती है। तो इन सभी फंक्शन को हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं एक पॉलिटिकल पार्टी की आवश्यकता क्यों होती है, व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टी। तो अब इस प्रश्न पे आने से पहले एनसीईआरटी कहती है कि इमेजिन अ सिचुएशन विदाउट पॉलिटिकल पार्टी। एक ऐसे सिचुएशन को आप जो है इमेजिन करिए जहां पे पूरी व्यवस्था तो हो लेकिन वो व्यवस्था विदाउट पॉलिटिकल पार्टी हो। तो उसके अंतर्गत ये आता है कि फ्रेगमेंटेड पॉलिटिकल पॉलिटिशियन हमको देखने को मिल सकता है, बिल्कुल अलगाव की स्थिति बन सकती है, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी देखने को मिल सकती है, और गवर्नमेंट तो बनेगी लेकिन एक इनएफिशिएंट गवर्नमेंट बनेगी। क्या बोल रहा है इसका मतलब कि एवरी कैंडिडेट इन द इलेक्शन विल बी इंडिपेंडेंट। इलेक्शन तो होगा लेकिन हर कैंडिडेट क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। इसके बाद द गवर्नमेंट में भी फॉर्म बट इट्स यूटिलिटी विल एवर अनसर्टेन। गवर्नमेंट तो बन जाएगी लेकिन जो इसकी उपयोगिता है वो बिल्कुल अनिश्चित रहेगी। सारे बिंदु, पहला बिंदु, एवरी कैंडिडेट इन द इलेक्शन विल बी इंडिपेंडेंट। इसके बाद गवर्नमेंट में भी फॉर्म बट इट्स यूटिलिटी विल बी एवर अनसर्टेन। इसकी यूटिलिटी क्या रहेगी, अनसर्टेन रहेगी। एंड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव विल बी अकाउंटेबल टू देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी। और जितने भी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से लोग चूंकि इंडिपेंडेंटली इलेक्शन लड़ेंगे तो जीतेंगे, तो जिम्मेदारी भी उनकी उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के प्रति ही होगी, उतने ही क्षेत्र के प्रति ही होगी। लेकिन एक बड़े क्षेत्र जिसका वो भाग है, जिसको बोलते हैं भारत, उसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा। यानी कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव विल बी अकाउंटेबल टू देयर कॉन्स्टिट्यूएंसीज। वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के प्रति अकाउंटेबल तो होंगे लेकिन बट नो वन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ द कंट्री विल बी रन। कि देश कैसे चलेगा ये कोई नहीं सोचेगा। ये हो गया सिचुएशन जब हम सोचते हैं कि विदाउट पॉलिटिकल पार्टी। बट और क्योंकि हम जानते हैं कि लार्ज सोसाइटी नीड अ ग्रुप ऑफ पीपल टू रिप्रेजेंट ओपिनियन। हम जानते हैं कि अगर कोई सोसाइटी लार्ज है, कॉम्प्लेक्स है, तो एक ऐसे इंस्टीट्यूशन की आवश्यकता होती है जो तमाम ओपिनियन को गैदर करे और उन सभी चीजों के हिसाब से कार्य करे।
यानी कि एक बड़े ओपिनियन, हर ओपिनियन पे आप मीट भी नहीं कर सकते और हर ओपिनियन को आप छोड़ भी नहीं सकते। तो पॉलिटिकल पार्टी वो काम करती है जो एक ढेर सारे ओपिनियन को गैदर करती है, डिफरेंट व्यू को एक साथ करती है और एक कॉमन चीजें बनाकर जो सबके लिए वेलफेयर की तरह काम करती है, लेकर आगे काम करती है। यानी कि अगर हम कहें कि पॉलिटिकल पार्टी की हमें जरूरत क्यों है, तो सीधे इसको काउंटर अटैक कर रहा है कि सोच लीजिए एक ऐसी सिचुएशन जहां पे पॉलिटिकल पार्टी न हो, तो ये सारी चीजें देखने को मिल सकती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमें पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत है। नेक्स्ट एस्पेक्ट की बात करें, है तो ठीक है, कितने पार्टीज होनी चाहिए, हाउ मेनी पार्टी शुड बी है। अगले एस्पेक्ट की बात करें तो कह हाउ मेनी पार्टी शुड बी है। तो इसके पहले हम समझते हैं कि हाउ मेनी, कितनी, एक पार्टी, दो पार्टी, तीन पार्टी, चार पार्टी। तो अगर इस प्रश्न का उत्तर देना हो तो ये कहीं ना कहीं प्रश्न ही सही नहीं है। कहने का मतलब ये है कि किसी देश में एक पार्टी है कि दो पार्टी है कि तीन पार्टी है, ये उसने चूज नहीं करा। पार्टी सिस्टम किसी देश ने नहीं चूज किया है, बल्कि वहां का जो सोशल, हिस्टोरिकल, एथनिकल जो डिवीजन है उस बात पर डिपेंड करता है कि वहां पर एक पार्टी काम कर लेगी, कि एक पार्टी से काम नहीं चलेगा, दो पार्टी काम करेगी, कि दो से अधिक पार्टी रहेगी तब काम चलेगी। जैसे कि इंडिया कंटेक्स्ट में इतनी बड़ी डाइवर्सिटी है, अगर कोई एक सिंगल पार्टी रहेगी तो शायद उस सभी डाइवर्सिटी को, लगभग शायद नहीं बल्कि हर हाल में उन सभी डाइवर्सिटीज को टैकल न कर पाए। इसलिए इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम इज अ बेटर फॉर्म ऑफ सिस्टम। तो आते हैं मुद्दे पे कि पार्टी सिस्टम इज नॉट अ समथिंग एनी कंट्री कैन चूज। पार्टी सिस्टम कोई ऐसा सिस्टम नहीं कि जो कोई कंट्री चूज करता है, बल्कि इट इन्वॉल्व ओवर अ लॉन्ग टाइम डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द सोसाइटी, इट्स सोशल एंड रीजनल डिवीजन एंड इट्स हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स एंड इट्स सिस्टम ऑफ इलेक्शन। यानी कि ये एक लंबे समय से चलने वाला क्या हो, लंबे समय से वहां की व्यवस्था चलने के बाद इवॉल्व होता है कि वन पार्टी रहेगी, टू पार्टी रहेगी, मल्टी पार्टी रहेगी। ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ सोसाइटी को, इसके सोशल और रीजनल डिवीजन को, इसकी हिस्ट्री और पॉलिटिक्स को, इसके सिस्टम ऑफ इलेक्शन को, इन सभी बातों को डिपेंड करके वहां एक ऐसा सिस्टम, वहां पे पार्टी सिस्टम डेवलप होता है कि वहां पे वन पार्टी रहेगा, टू पार्टी रहेगा, मल्टी पार्टी चल जाएगा। अब एक प्रश्न मन में आता है कि वन पार्टी क्या होता है, टू पार्टी क्या होता है, मल्टी पार्टी क्या होता है। तो सबसे पहला आंसर कि वन पार्टी क्या होता है कि नाम से स्पष्ट है, जहां पे सिर्फ एक पार्टी एग्जिस्ट करती हो। ओनली वन पार्टी इज अलाउड एंड कंट्रोल टू रन द गवर्नमेंट। जैसे चाइना में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, सीपीआई आप जानते होंगे, हाँ, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी जिसको हम बोलते हैं। और आपकी अगर बात करें जहां पे एक पार्टी को अलाउ हो, जो कंट्रोल करे, देश चलाए, इलेक्शन लड़े, तमाम काम करे, सिर्फ एक पार्टी, तो ऐसे सिस्टम को बोलते हैं वन पार्टी सिस्टम। यानी वन पार्टी इज अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट, जहां पे सिर्फ एक ही पार्टी को अलाउ हो कि कंट्रोल करे गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट को चलाए। तो ऐसा सिस्टम हमें चाइना में देखने को मिलता है। टू पार्टी की बात करें तो पावर, जब सिर्फ दो मेजर पार्टियां तो और भी होती हैं, लेकिन सिर्फ दो मेजर पार्टीज के बीच में पावर का इंटरचेंजिंग हो, तो ऐसे पार्टी सिस्टम को हम लोग बोलते हैं टू पार्टी सिस्टम। ये हमको देखने को मिलता है यूएसए एंड यूके में। यूएसए एंड यूके में यानी कि आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड यूनाइटेड किंगडम, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि पावर दो मेजर पार्टियों में बार बार केवल इंटरचेंज होता है, कोई तीसरी पार्टी उभर के सामने आ ही नहीं पाती। एंड मल्टी पार्टी, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि सेवरल पार्टीज कम्पीट फॉर पावर एंड मोर देन टू पार्टीज हैव अ रीजनेबल चांस of coming to power, either one of their own strength or in alliance with other। जहां पे अलग अलग दो से अधिक अलग अलग पार्टियों के पावर में आने के रीजनेबल चांस हो, तो वहां के सिस्टम को हम लोग मल्टी पार्टी सिस्टम बोलते हैं। और या ये पार्टियां जीतती हैं या तो खुद के स्ट्रेंथ पे, या अलायंस बना के, गठबंधन बना के, या किसी प्रकार की व्यवस्था करके। और इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है इंडिया। और यहाँ पे इस मल्टी पार्टी वाले सिस्टम में डायमेंशंस में कोलिजन और अलायंस वाला सिस्टम देखने को मिल जाता है, जिसमें एनडीए और यूपीए आप जानते भी होंगे, एनडीए और यूपीए। अब इसी में नेक्स्ट एस्पेक्ट आपका है कि हाउ मेनी पार्टी शुड बी है। हमने देख लिया वन पार्टी, टू पार्टी और मल्टी पार्टी सिस्टम। इसमें हमने देखा कि वन पार्टी सिस्टम क्या होता है, टू पार्टी सिस्टम क्या होता है और मल्टी पार्टी सिस्टम क्या होता है। इसके बाद नेशनल और स्टेट पार्टी। भारत के कंटेक्स्ट में बात करें तो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को भारत के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा क्या क्राइटेरिया निर्धारित की गई है कि एक पॉलिटिकल पार्टी को हम नेशनल पार्टी कहेंगे, एक पॉलिटिकल पार्टी को हम लोग स्टेट पार्टी कहेंगे। तो नेशनल पार्टी किसे कहते हैं कि जो पार्टी सीधे, आप चूंकि आप इस पूरे चैप्टर को कई बार पढ़ चुके हैं, पहली बात ये चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए, इसके बाद आप पढ़ रहे हैं, ना कि पहली बार पढ़ रहे हैं। इसके बाद टू द पॉइंट हेडिंग वाइज आपको डिस्कशन देखना है, तो प्रीवियस चैप्टर अपलोडेड है जिसमें विस्तृत रूप से पूरे पॉइंट्स को कंसोलिडेट करके इलेबोरेट किया गया है, तो आप उसको देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे रिकैप सेशन बोर्ड वाला शॉर्ट चल रहा है, तो आप उसको उस हिसाब से देखिए। नेशनल पार्टीज क्या होती है, नाम से स्पष्ट है, राष्ट्रीय पार्टी। तो राष्ट्रीय पार्टी किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी कब कर सकते हैं और एक पॉलिटिकल पार्टी को रीजनल पार्टी या स्टेट पार्टी कब कर सकते हैं, ये अगला एस्पेक्ट हमारा है। तो राष्ट्रीय पार्टी को पहली बात ये समझिए कि हम रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी भी कहा जाता है, और वो क्राइटेरिया
मतलब क्राइटेरिया क्या है जिसको फुलफिल करने के बाद एक पॉलिटिकल पार्टी नेशनल पार्टी बनती है, तो वो ये है कि अ पार्टी that secure at least 6% of the total votes in Lok Sabha election or assembly election in 4 state। पहली कंडीशन ये है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी कम से कम 6% वोट, कितना परसेंट वोट, 6% वोट पाती है टोटल लोकसभा के इलेक्शन में, और या फिर असेंबली इलेक्शन में 4 राज्यों की, यानी 4 राज्यों की 4 स्टेट के असेंबली इलेक्शन में 6% वोट पा जाए, या फिर लोकसभा वाले इलेक्शन में 6% वोट पा जाए, और साथ ही साथ विंस एट लीस्ट 4 सीट इन द लोकसभा इज रिकॉग्नाइज्ड एज ए नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज, और साथ ही साथ लोकसभा वाले इलेक्शन में 4 सीटें वो पॉलिटिकल पार्टी जीत जाए, तो ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं एज ए नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज। आई अगेन रिपीट माई सेशंस कि लिखा है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी लोकसभा के इलेक्शन में 6% वोट को गेन कर ले, 6% वोट को सिक्योर कर ले, और या फिर असेंबली इलेक्शन में क्या बोल सकते हैं, टोटल 6% वोट पा जाए लोकसभा के इलेक्शन में, या 4 राज्यों की असेंबली इलेक्शन में टोटल 6% वोट पा जाए, और साथ ही साथ 4 सीटें लोकसभा के इलेक्शन में जीत ले, तो ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को हम लोग कंसिडर करते हैं एज अ नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। और वर्तमान में टोटल 6 नेशनल पॉलिटिकल पार्टी हमको देखने को मिलती भी है। और स्टेट पार्टी की बात करें तो एक पार्टी जो सिक्योर करती है एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट, एक पॉलिटिकल पार्टी जो 6% टोटल वोट किसमें, इलेक्शन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, यानी कि स्टेट असेंबली इलेक्शन वाले में 6% वोट को गेन कर लेती है, साथ ही साथ 2 सीटें आपकी स्टेट पार्टी वो जीत लेती है, तो ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को रिकॉग्नाइज करते हैं एज अ स्टेट पार्टी। जैसे कि आपका टोटल वोट का आपका राज्य विधानसभा वाले चुनाव में, यानी स्टेट असेंबली इलेक्शन में 6% वोट पा ले, और साथ ही साथ 2 सीटें, तो ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को हम लोग कंसीडर करते हैं एज अ स्टेट पार्टी। और स्टेट वाइज तमाम स्टेट पार्टी आप सभी जानते भी होंगे, और आपके एनसीईआरटी पेज में बाकायदा एक फ्लो चार्ट बनाया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। ये रहे नेशनल पार्टीज और स्टेट पार्टी। तो नेशनल पार्टीज में जो 6 नेशनल पार्टीज हैं, इसके बारे में अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो आपका पहला है भारतीय जनता पार्टी, आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, आम आदमी पार्टी और नेशनल पीपुल पार्टी। इन 6 पॉलिटिकल पार्टी के बारे में आपको याद करना पड़ेगा क्या क्या, इनका फाउंडिंग ईयर, इनके फाउंडर, इसकी आइडियोलॉजी, इसके सिंबल, इसके जो प्रेजेंस है। तो ये 2-3-4 पॉइंट आप अगर तैयार कर लेते हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है, तो क्वेश्चन अगर कहीं से भी बनता है तो आप उसको तैयार कर सकते हैं। जैसे कि बीजेपी है तो इसका फाउंडिंग ईयर 1980 आपका दिखा रहा है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1885। अब बीजेपी का इतिहास भी आपको पता होगा कि 1951 में भारतीय जनसंघ पार्टी के नाम से बना था, इसका चिराग वो दिया वाला सिंबल था, बाद में एक कमल आपको देखने को मिलता है। आम आदमी पार्टी क्या है, कौन उसको बनाया है, कब बना है, कैसे, इस पूरी कहानी को आपको याद करना है। बिल्कुल इसमें कोई समझाने वाला टॉपिक नहीं है, इसको आपको तैयार करना पड़ेगा। आपकी बुक में लिखा हुआ है, इसके एक पॉइंट को पढ़ सकते हैं, बाकी इस पीपीटी को, इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसको पढ़ भी सकते हैं। अगले एस्पेक्ट की बात करें कि एक पॉलिटिकल पार्टी बन गई, नेशनल पार्टी जान गए, स्टेट पार्टी जान गए, आप मीनिंग जान गए, फंक्शन जान गए, नेसेसिटी जान गए। अब देखते हैं पॉलिटिकल पार्टी के लिए चैलेंजेस क्या क्या होते हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी किन किन चैलेंजेस को फेस करती है, एक सबसे नेक्स्ट एस्पेक्ट ये बनता है इंपॉर्टेंट कि सबसे पहली एक पॉलिटिकल पार्टी इस चैलेंजेस को फेस करती है, और चैलेंज है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। इसमें आंतरिक लोकतंत्र की कमी होती है, डायनेस्टिक सक्सेशन प्रैक्टिस होते देखने को मिलती है, ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल्स पावर, धन और बाहुबल का यूज किया जाता है अक्सर करके हर पॉलिटिकल पार्टी में। साथ ही साथ हर पार्टी चूंकि अपने पॉलिसीज और प्रोग्राम से लगभग सेम दिखती है, इसीलिए कहा जा रहा है कि पार्टीज डू नॉट सीम टू ऑफर मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर। अब हर पार्टियां एक वोटर के लिए मीनिंगफुल चॉइस के रूप में नहीं देखने को मिलती है, क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी को चूज करता है कुछ उम्मीदों के साथ, और वही पार्टी जीत कर जब सत्ता में आती है तो फिर वही काम करती है जो पिछली पार्टी ने किया था। इसलिए मीनिंगफुल चॉइस भी नहीं है, क्योंकि सबके लगभग आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस बिल्कुल रिड्यूस हो रहे हैं, सभी लोग एक ही मुद्दे पे बात कर रहे हैं। तो ये सभी चैलेंजेस एक पॉलिटिकल पार्टी में देखने को मिलते हैं कि पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र की कमी होती है, डायनेस्टिक सक्सेशन यानी वंशवाद की व्यवस्था में देखने को मिलती है, इसके बाद मनी और मसल्स पावर का एक्सरसाइज देखने को मिलता है, और मीनिंगफुल चॉइस का कांसेप्ट भी इसमें देखने को मिल जाता है। ये सभी चैलेंजेस हैं पॉलिटिकल पार्टी को। तो कैसे इन सभी चैलेंजेस को हम लोग टैकल करेंगे, हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म्ड। तो इसके लिए तमाम
मेजर्स भी उठाए गए। जैसे सबसे पहले एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत ये कर दिया गया कि संविधान में अमेंड कर दिया गया कि अब कोई भी इलेक्टेड एमएलए और एमपी जो है अपनी पॉलिटिकल पार्टी को चेंज नहीं कर सकता। अगर चेंज करता है तो फिर से नया इलेक्शन होगा, यानी अपनी पार्टी को लेकर चेंज नहीं कर सकता। दल बदल विरोधी कानून इसको कहा जाता है। अब इसके बाद अब कोई भी एमपी एमएलए चेंज तो कर सकता है पार्टी को, लेकिन अपने सीट को भी लूज कर देगा। दूसरी चीज है, अब हर पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को इलेक्शन में लड़ने के लिए हर पॉलिटिकल पार्टी को फाइल एफिडेविट करना पड़ेगा, यानी अपने बारे में, अपने प्रॉपर्टीज के बारे में, अपने क्रिमिनल केसेस के बारे में जो भी उसके अगेंस्ट में पेंडिंग है उन सभी का ब्यौरा उसको देना पड़ेगा, उन सभी का रिकॉर्ड उसको देना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन को। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल, एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर जो इंटरनल डेमोक्रेसी का अभाव देखने को मिलता है, आंतरिक लोकतंत्र का जो अभाव देखने को मिलता है, उसको मेट करने के लिए हर पॉलिटिकल पार्टी को अपने अंदर ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन भी कराना होगा। ये भी मैंडेटरी होगा। लेकिन हम जानते हैं कि इसमें भी लूप होल्स हैं। खैर उस पर हमें बात नहीं करनी है, लेकिन ये चैलेंजेस थे और ये उनमें टैकल करने के लिए रिफॉर्म्स किए गए। कुछ सजेशन की बात कर रहा है कि लॉ शुड बी मेड टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, कि अब पॉलिटिकल पार्टी के लिए कुछ सजेशन कर रहा है कि एक ऐसा कानून बनना चाहिए कि एक पॉलिटिकल पार्टी के आंतरिक मामलों को भी क्या करे, वो बिल्कुल गवर्नमेंट के मैकेनिज्म पे आपका जो है उसको टैकल करे, रेगुलेट करे इंटरनल अफेयर को। एंड पॉलिटिकल पार्टी गिव अ मिनिमम नंबर ऑफ टिकट अबाउट 1/3 टू वुमेन कैंडिडेट, और महिलाओं की प्रेजेंस को इंक्रीज करने के लिए 1/3 सीटें महिलाओं के लिए क्या कर दी जाए, रिजर्व कर दी जाए। एंड देयर शुड बी अ स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक जब इलेक्शन होता है तो पॉलिटिकल पार्टी अथाह धन को जो है पानी की तरह बहाती है। इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि धन और बाहुबल का जो यूज है, जो इसका प्रेजेंस है, उसको डिक्लाइन करने के लिए स्टेट फंडिंग होनी चाहिए। स्टेट की तरफ फंड दिया है, इतने पैसे में ही आप सभी पार्टीज को इलेक्शन लड़ना है। हर पार्टी का एक क्राइटेरिया हो, जैसे हर पार्टी को समान रुपए दे दिए गए, आप इसी हिसाब से लड़ेंगे, इतने में ही अपनी पूरी व्यवस्था, जो प्रचार है, एडवर्टाइजमेंट है, पेट्रोल है, तमाम चीजें जो खर्च होनी है आपको इसी में ही मैनेज करनी है। अब अथाह पैसे का यूज नहीं कर सकते, तभी ट्रांसपेरेंट तरीके से, फेयर तरीके से इलेक्शन हो सकता है। लेकिन कहाँ ऐसा होता है? तो ये कहा गया कि स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन होना चाहिए। लेकिन अंत में ये कहा गया कि ठीक है, ये सभी कमियां थी, चैलेंजेस थे, कुछ रिफॉर्म थे, कुछ सजेशन बोला गया, लेकिन कहा गया कि बट वी मस्ट बी वेरी केयरफुल अबाउट अ लीगल सोल्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टीज। ओवर रेगुलेशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी कैन बी काउंटर प्रोडक्टिव। खैर अच्छी बात है, कानून के माध्यम से कानून बनाने वालों को सुधारना चाहते हैं, लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए कि कानून तो वही बनाएंगे, तो कभी वो अपने खिलाफ ऐसे कानून को नहीं बने देंगे। कौन? पॉलिटिकल लीडर्स, जो उनको खुद ही रेगुलेट करे, उनको काउंटर अटैक करे या फिर उनको प्रतिबंधित करे। तो वही करा कि रेगुलेशन ठीक, अच्छी बात है, कोई लीगल सोल्यूशन सोचने से पहले हमको ये सोचना पड़ेगा कि ओवर रेगुलेशन भी कर देना काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। हम अच्छे के लिए काम कर रहे हैं लेकिन बुरा हो जाएगा। यही कह रहा है कि ओवर रेगुलेशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी कैन बी काउंटर प्रोडक्टिव। और लास्ट में कहा कि ठीक है, दो सजेशन और बात कर रहा है कि अगर आपको लगता है कि पॉलिटिकल पार्टी में रिफॉर्म होना चाहिए तो ये चीज हो सकती है बिल्कुल, किसके द्वारा? पब्लिक प्रेशर, क्योंकि पब्लिक के वोट के लिए हर पॉलिटिकल पार्टी परेशान होती है, और अगर पब्लिक की डिमांड आएगी, पब्लिक का प्रेशर पड़ेगा, तो बिल्कुल उनको ये बातें सुननी पड़ेगी, क्योंकि उनको ये डर रहेगा कि अगली बार हम इनकी बात नहीं सुनते हैं तो ये अगली बार हमको वोट नहीं करेंगे। सो वही कह रहा है कि पीपल कैन प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टी थ्रू पिटीशंस, पब्लिसिटी एंड एजिटेशन, कि लोग खुद पॉलिटिकल पार्टी पे प्रेशर बनाएं, किसके माध्यम से? पिटीशन के माध्यम से, पब्लिसिटी के माध्यम से और एजिटेशन के माध्यम से, जिससे कि उनको डर हो, वो खुद कुछ न कुछ रिफॉर्म्स की बातें सोचें। उस तरह आप कानून के तरीके से उनको रेगुलेट करना चाहेंगे तो ये काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। अगले एस्पेक्ट में अगर कोई चाहता ही है कि रिफॉर्म करना पॉलिटिकल पार्टी को, तो खुद वो ज्वाइन करे पॉलिटिकल पार्टी को। इसी के साथ आपका ये पूरा चैप्टर क्या होता है, कंप्लीट होता है। बोर्ड वाला 60 हमारा जो है आज के सेशन में कंप्लीट होता है। अब सिविक्स का लास्ट चैप्टर जिसका नाम है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, इसको हम अगले सेशन में देखने वाले हैं। और आज हमने देखा कंप्लीट एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, जिसमें कि हमने देखा सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर हमने देखा पॉलिटिकल पार्टी में कि व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टी, मीनिंग देखा, फंक्शन देखा, नेसेसिटी देखा, इसके बाद नेशनल पार्टी, स्टेट पार्टी, इसके बाद हमने पार्टी सिस्टम को देखा, चैलेंजेस को देखा, रिफॉर्म्स को देखा, सजेशन को देखा, और इसी तरह पूरे चैप्टर को, सारे एस्पेक्ट को एक सेशन में हमने कंप्लीट कर लिया। सो आई होप आप सभी को आज का सेशन काफी समझ में आया होगा। उम्मीद है कि इसके बाद आप जो है आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करें और अपनी बोर्ड की प्रिपरेशन को और भी शानदार, जानदार, जबरदस्त बनाएं। फिलहाल आज के सेशन में इतना ही। नमस्कार और धन्यवाद।